डीएलएड 2019 बैच सेकंड सेमेस्टर। पीछे हमने कई टॉपिकों पर चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे उपसर्ग, जो आपका ये सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला टॉपिक है, वो है उपसर्ग। उपसर्ग अगर हम वर्ड को डिवाइड करते हैं तो दो भागों में बटा है ये। पहला होगा उप और दूसरा होगा सर्ग। उप का अर्थ होता है छोटा या समीप, और सर्ग का अर्थ होता है भाग। जैसे महाकाव्य में भी सर्ग हुआ करते हैं, यानी महाकाव्य के कई छोटे छोटे भाग, उनके कई खंड। उसी तरीके से एक छोटा सा खंड कहलाएगा उपसर्ग। उपसर्ग जैसा कि हम इसको एक परिभाषा में बात करके देखते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं या उनके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी वे शब्दांश, उपसर्ग शब्दांश होते हैं, न कि स्वयं शब्द होते हैं। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़े, यानी जो मूल शब्द है, कोई शब्द है, उसके पूर्व में ये जुड़ते हैं और उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं या उनके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, यानी बदलाव करते हैं, तो उसे कहते हैं उपसर्ग। अब इसमें एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देने की है कि उपसर्ग शब्दांश होते हैं, न कि शब्द होते हैं। ये शब्द का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसका स्वतंत्र रूप से कोई भी अर्थ नहीं होता है। यदि उसका स्वतंत्र मानक अर्थ देखें तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो जब शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उनका एक शब्द, मूल शब्द के जुड़ने के बाद उनका एक अर्थ निकलकर सामने आता है। तो ये मूल शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं। पहला, ये शब्दांश होते हैं। इस परिभाषा से तीन चीज़ें निकल के सामने आई। ये शब्दांश होते हैं, न कि शब्द होते हैं। शब्दांश होते शब्द का एक अंश होते हैं। दूसरा, ये मूल शब्द के पूर्व में ही जुड़ते हैं, यानी मूल शब्द के पहले ही जुड़ेंगे, ये बाद में नहीं जुड़ेंगे। यदि बाद में जुड़ेंगे तो ये प्रत्यय हो जाएंगे, उपसर्ग नहीं होंगे। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़े, और दूसरा अर्थ को प्रभावित करते हैं। अर्थ को ये तीन तरीके से प्रभावित करते हैं। या तो ये अर्थ को बदल देंगे, या ये नया शब्द बनाएंगे, मतलब इनके उपसर्ग के जुड़ने के बाद जो मूल शब्द है उसमें जो है नया शब्द बन जाएगा। और तीसरा, अर्थ में विशेषता, यानी जो शब्द है उसके साथ यदि ये जुड़ जाते हैं तो उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न हो जाती है। जैसे स्वागतम शब्द होता है सुस्वागतम, यानी अर्थ में थोड़ा सा और भी विशेषपन आ जाता है। यहाँ हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे हार शब्द है, इसका सामान्य अर्थ, ये मूल शब्द है, इसका सामान्य अर्थ मान लीजिए गले के हार से, या हारना, हार जाना। अब इसके आगे हम कई उपसर्ग जोड़ के देखते हैं। जैसे वी उपसर्ग जोड़ दें यदि हम, तो शब्द बनेगा विहार। विहार का मतलब होता है भ्रमण करना। मूल शब्द हार ही है, वी जुड़ने के बाद विहार हो गया, इससे भ्रमण करना। यदि आ उपसर्ग जोड़ दें, आ धन हार, तो ये हो जाएगा आहार। आहार का मतलब होता है भोजन करना, भोजन।
यदि इसी प्रकार हम प्रति को जोड़ दें, हार के पूर्व में यदि प्रतिधन हार कर दें तो हो जाएगा प्रत्याहार। यदि हम हार के पूर्व में प्र जोड़ दें तो ये हो जाएगा प्रहार। प्रहार मतलब वार करना। यदि हम इसके पहले सम जोड़ दें तो संहार हो जाएगा। इसी प्रकार एक ही मूल शब्द है हार, और इसके पूर्व में यदि हम कई प्रकार के उपसर्ग को जोड़ देते हैं तो ये उनके अर्थ में बदलाव कर लेता है और नया शब्द भी बना दे रहा है। तो ये हुए उपसर्ग और इसके उदाहरण। आगे हम देखते हैं कि उपसर्ग होते किस किस भाषा के उपसर्ग हमने हिंदी में लिए हैं और वो उपसर्ग कैसे होते हैं। सबसे पहले जैसे हिंदी की जो जननी है वो है संस्कृत। संस्कृत से ही उद्भूत है हिंदी। तो स्वभावतः हिंदी में संस्कृत के कई शब्द तत्सम रूप में भी और तद्भव रूप में भी आ जाते हैं। तो संस्कृत के ही ऐसे कुछ उपसर्ग, संख्या में 22 उपसर्ग हैं। ये 22 उपसर्ग संस्कृत से जैसे कि ज्यों के त्यों हिंदी में आए हुए हैं। जैसे अति। अति का अर्थ होता है अधिक या परे। शब्द बनता है अतिशय, अतीव। इसी प्रकार संस्कृत का है उपसर्ग अधि। अधि का मतलब प्रधान या श्रेष्ठ होता है। जैसे अधिकरण, अधीन। अभि है तो अभि का अर्थ होता है पास या सामने। जैसे अभिनव, अभीष्ट। उत या उद, एक समय में उति अथवा उद एक ही का प्रयोग होता है। इसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। जैसे उत्पन्न, उत्पत्ति। ऐसे है दुर। दुर का अर्थ होता है कठिन, बुरा या विपरीत। जैसे दुराशा, दुराचार। निर का अर्थ होता है बिना या बाहर। जैसे निरपराध, निराकार। आगे हिंदी के हैं उपसर्ग। हिंदी भाषा के स्वयं 22 उपसर्ग हैं। इसमें कुछ उपसर्गों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे अनपढ़, अनजान। अध है अधमरा, अधपका। उन शब्द है 19, 29। कु उपसर्ग है कुरूप, कुपुत्र। ये हिंदी के भी इसी प्रकार 22 उपसर्ग हैं। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। कुछ विदेशी, चूँकि हमारे इतिहास में बहुत से विदेशी भी भारत में आए, उनके भारतवासियों के साथ व्यवहार हुए, तो उनके व्यवहार से, उनकी बोलचाल से भारतवासी भी प्रभावित हुए और कुछ बातें जो अपने हिंदी भाषा में वो ले पाए, उनमें कुछ उपसर्ग भी आ गए। जैसे दर। दर का मतलब होता है में। जैसे दरअसल, दरबार। दरअसल मतलब असल में। दरबार मतलब दरबार में। बे का मतलब होता है रहित। जैसे बेघर, यानी घर से रहित, जिसके पास घर नहीं है। बा। बा का मतलब होता है सहित। जैसे बाइज्जत, यानी इज्जत से, इज्जत सहित या इज्जत से युक्त। यहाँ बा और बे में फ़र्क समझिएगा। बे का मतलब होता है रहित और बा का मतलब होता है सहित, यानी उस चीज़ के साथ बा होगा। जैसे बाइज्जत। और बे का मतलब उस चीज़ से रहित, जैसे बेघर, घर से रहित। ऐसे ही एक है कम। कम का मतलब होता है अल्प। जैसे कम उम्र, यानी उम्र में कम। अब इस पे एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि कम का हम स्वतंत्र रूप में भी प्रयोग करते हैं। जैसा हमने पीछे कहा
कि हम उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से कोई भी अर्थ नहीं होता है, किंतु कम एक ऐसा उपसर्ग है जिसका स्वतंत्र रूप में भी अर्थ है। किंतु इस बात का ध्यान रखिए कि यदि ये कम स्वतंत्र रूप में प्रयोग हो रहा है तो उसे उपसर्ग नहीं कहा जाएगा। यह जब किसी मूल शब्द के साथ जुड़ेगा तभी इसे हम उपसर्ग कहेंगे, अन्यथा नहीं। अगला उपसर्ग है खुश। खुश का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जैसे खुशनुमा और खुशबू। इस प्रकार हमने जाना कुछ संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं, फिर उपसर्गों से शब्दों पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है, और किन किन भाषाओं से हिंदी में उपसर्ग लिए गए हैं, ये सब चीज़ें हमने जानी। कुछ संस्कृत के उपसर्ग हैं, 22 संस्कृत के उपसर्ग हैं, 22 ही हिंदी के उपसर्ग हैं और 22 ही विदेशी भाषा के उपसर्ग हैं। हिंदी में 2 उपसर्गों को थोड़ा सा और जोड़ा जाता है, कभी कभी 24 भी संख्या बता दी जाती है, किंतु 22 सभी के उपसर्ग हैं जो कि हिंदी भाषा में अपनाए जाते हैं। अब आगे की कक्षाओं में हम इस पर और भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।